अच्छा, तो हम अभी जो पढ़ने वाले चैप्टर हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, जो तुमने मुझे बोला भी था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिए मैं छोटी सी पीपीटी बनाई भी हुई है। और हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मैं तुम लोगों को तो नोट्स दे चुका हूँ। ठीक है ना, नोट्स तो मैं तुम्हें दे चुका हूँ। बस यहाँ जो हमने पढ़ना है अभी, ये आप लोगों को ऐसे पढ़ना है कि एज ए रिवीजन हमारी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैंने नई भी लिखी हुई हैं, वो मैं शायद जल्दी जल्दी समझा भी दूंगा तुम्हें। ठीक है, बस ये है कि तुम्हारा मोटिव पूरा होना चाहिए कि एक्चुअली में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो पढ़ रहे हैं उसकी रिवीजन हमको हो जाए, ताकि उस चैप्टर के अंदर मेनली वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलो। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सबसे पहला जो स्लाइड है हमारा वो है ये। ठीक है, अब इस स्लाइड के अंदर क्या है, कहानी क्या है, किसके बारे में जो चीज़ें कह रहा है, हम यहाँ पर सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एटम के बारे देखो क्या है, ये बहुत बेसिक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब अपने से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी हैं या कुछ ऐसा, सारा कुछ एनसीईआरटी का पार्ट है, उसी में से ये पार्ट है थोड़ा थोड़ा। तो कह रहा है द आर्किटेक्चर ऑफ रियलिटी अनलॉकिंग द एटम। कह रहा है कि हमने एटम को एक्चुअली में अनलॉक कैसे किया, कैसे हमको एटम के बारे में सबसे पहले पता चला, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है तो मतलब काइंड ऑफ उसकी हिस्ट्री ही हमको पढ़नी है। ठीक है ना, सो फ्रॉम फिलोसफर्स टू फिजिस्ट्स, फिलोसफर से जो हमारी एटम्स की स्टडी थी वो फिजिस्ट तक गई। फिजिस्ट मतलब जो फिजिक्स करते थे उस टाइम पे, है ना। पार्ट तो अभी हम केमिस्ट्री का इसको पढ़ रहे हैं, पर कहानी कहीं ना कहीं ये फिजिक्स की ही थी। ठीक है, सो द टाइमलाइन ऑफ हाउ वी ब्रोक द अनब्रेकेबल्स, तो हमने कैसे वो मुश्किल चीज़ों को ब्रेक किया। क्योंकि आज भी हम एटम के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो हमने कभी एटम देखा नहीं है, लेकिन हमें उसके बारे में ये पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है। सो कहता है कि फॉर सेंचुरीज ह्यूमैनिटी आस्क्ड, बहुत जमाने से जो ह्यूमैनिटी है वो ये पूछ रही है कि इज अ मैटर कॉन्टिन्यूस और इज इट ए ग्रैनुलर। ठीक है, कह रहा है कि मैटर क्या है, ह्यूमैनिटी ये पूछ रही है कि मैटर कॉन्टिन्यूस है या फिर वो ग्रैनुलर्स है, ग्रैनुलर्स में रुके हुए हैं। ठीक है, सो बाय द 19th सेंचुरी वी नो एटम्स एग्जिस्ट। 19th सेंचुरी में हमने पहली बार जाना कि एटम्स क्या चीज होती है। ठीक है, सो बट दे वर ब्लैक बॉक्सेस सील्ड एंड इंडिविजिबल। तो उन्होंने क्या बोला कि एटम एक तरह के ब्लैक बॉक्सेस है और वो क्या है, इंडिविजिबल है, उनको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिस इज अ डिटेक्टिव स्टोरी ऑफ हाउ वी क्रैक द कोड। ये एक तरह की स्टोरी है जो कि हमने कैसे कोड क्रैक किया, कोड क्रैक करने का मतलब कैसे हमने एटम्स के बारे में जाना। सो रिवील्ड द स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर कैसे रिवील किया विद इन एंड एक्सप्लेन्ड व्हाई द यूनिवर्स बिहेव द वे इट डज, और यूनिवर्स कैसे ऐसा बिहेव करता है जैसा वो ऑलरेडी अब मतलब इस टाइम पे कर रहा है, ये हमने धीरे धीरे पहचाना। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो, पहले पहले एक्चुअली में एटम्स को वैसे तो नहीं समझा जाता था जैसे अभी हम समझ रहे होंगे शायद, है ना। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एटम्स की जो थ्योरीज हैं वो कुछ ऑर्डिनरी भी थी एंड फिर साइंटिफिक भी हमने उनको पढ़ा। ऑर्डिनरी थ्योरी क्या कि हमारे पास ना कुछ हमें पता लगा कि यार, जैसे तुम्हें पता होगा कि कंघी के ऊपर अगर हम सर पे ऐसे ऐसे करें और पेजेस के पास लेके जाए तो पेजेस उठते हैं, तो वहां हाँ स्केल से, प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक से होता है। तो यहां पर भी वही चीज हो रही है। यहां से हमको एक चीज पता चली कि यार किसी ना किसी चीज का लोचा तो है, ये कैसे कोई चीज अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो वो जो चीज अट्रैक्ट कर पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड मैटर। जो है ये जो मैटर जो है वो कैरीज इनविजिबल चार्ज। इनके अंदर कोई ना कोई चार्ज तो है जो अपनी तरफ चीजों को खींच रहा है, वो तो हमें नहीं पता कि कौन सा चार्ज है। सो इसीलिए कहता है कि मैटर जो था उस टाइम पे वो कैरी, उन्होंने जो प्रूव किया उस टाइम पे कि वो जो कैरी कर रहा है इनविजिबल चार्ज को वो कैरी कर रहा है। ठीक है, जिसको हमने बाद में बोला स्टैटिक चार्ज। क्या बोला, स्टैटिक चार्ज। और ये चार्ज किसके ऊपर होता था बेटा, पार्टिकल के ऊपर। पार्टिकल यहाँ पे एटम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ये चीज एक समझ आ गई। ठीक है, फिर हमने बाद में पता किया कि यार वो चार्ज जो है वो क्या कहाँ से आया। तो उसके लिए एक स्टडी हुई जिसको हमने बोला प्रूफ किया गया, कैनाल रेज। ये स्टडी हुई। अब इस स्टडी के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट किया, इस स्टडी के अंदर हमने प्रोटॉन्स को फाइंड आउट किया।
ठीक है ना। इसी स्टडी के थ्रू हम इन चीजों के बारे में जान पाए। अब यहाँ पर ये सब चीजें तो चलो स्टैटिक थी, हाइपोथेटिकल थी, जिस चीजों के बारे में नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हमने उनको प्रूव किया। प्रूव कैसे किया देखना, एक हमने ट्यूब ली, ये क्या है, एक ट्यूब है, दिख रही है, एनोड कैथोड ट्यूब, ट्यूब है ये पूरी वाली, ये सर्कल जो दिख रहा होगा आपको, इस सर्कल के अंदर हमने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर, ये ग्लास की ट्यूब होती है, इसके अंदर हमने एक साइड ले ली एनोड, एक साइड ले ली कैथोड, और कैथोड को बीच में सुराख है, दिख रहा है, छोटे छोटे गैप्स हैं, मतलब एक प्लेट है और उसके बीच में सुराख है, ठीक है। वैसे ये भी वही प्लेट है। अब यहां से जब हमने हाई इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो कराई, क्या कराई, हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, तो करंट जो है वो यहां से यहां फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है। तो जब वो यहां से फ्लो किया तो एनोड में से चार्ज आगे की तरफ फ्लो किया। हमको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, दिखता थोड़ी ना था, दिखता तो था ही ना, पर फिर भी हमने क्या किया, ऐसे चार्ज को फ्लो कराया, और आगे आगे जो प्लेट है वो तो फटी हुई है बीच में से सर, उसके बीच सुराख है, क्या वो सारे के सारे जो चार्ज आए, सारे के सारे उस जगह तो नहीं टकराए होंगे जहां पे वो भरी हुई है, जहां फटी हुई है उसमें से भी तो पार किए गए होंगे। तो ये वो पार्टिकल से जो पार चले गए, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर हमने एक, अभी देखो यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रूफ किया गया, पर ये एक तरीका था जिससे प्रूफ हुआ। यहाँ पर हमने एक लेयर लगाई, दैट इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड की लेयर। किसकी, जिंक सल्फाइड की लेयर का एक खासियत बात ये थी कि अगर उसके ऊपर कोई लाइट या कोई पार्टिकल टकराते तो वो ग्लो करती थी। जैसे आप लोगों ने रोड पे देखा होगा, जब भी गाड़ी चलती है तो वो गाड़ी की जो लाइट होती है तो वो येलो येलो कलर के जो ब्लॉक्स जल रहे होते हैं चलते समय, लेकिन जब गाड़ी गुजर जाती है तो फिर पीछे नहीं दिखते वो जलते हुए। कारण, क्योंकि सर वो जिंक सल्फाइड जैसे ही कोई मटेरियल से बने हैं, या वही है जिसके ऊपर लाइट टकरा रही है, और लाइट टकराने की वजह से वो ग्लो कर रहे हैं, और जब लाइट उसमें से उस पर नहीं टकराएगी तो ग्लो नहीं करेंगे। बात समझे। अब तुम सोच रहे हो कि सर वो दिन में क्यों नहीं ग्लो करते, फिर दिन में तो बहुत लाइट होती है, पर दिन में हमें जरूरत है क्या वो ग्लो करें, दिन में हमें वो वैसे भी दिख रहे हैं, तो हमें तो जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना बात, यहां तक समझ आई। तो ये गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने डिस्कवर किया पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। क्या क्या पता किया उन्होंने, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ही तो है, ये जो पार्टिकल उस तरफ जा रहे हैं ये कौन से चार्ज है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, बिकॉज कहां से जा रहे हैं, एनोड से, और एनोड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। वैसा ही सेम कैथोड वाली साइड से भी किया था। अब उस साइड से कौन से पार्टिकल पता लगे, नेगेटिव वाले। बात समझ आ रही है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है। चलो फिर आता है पार्टिकल कंपैरिजन। फिर बाद में पार्टिकल का कंपेयर भी किया गया, किसके किसका कंपेयर किया गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपेयर ये किया गया कि यार ये देखा गया कि जो प्रोटॉन है वो बहुत हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। यहां पे देखो ये बना रखा है क्या, इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना रखा है, प्रोटॉन। इनको जब मास इनका देख चेक किया गया, ये तराजू के ऊपर रखा है, तराजू से हमको क्या पता चल रहा है कि जो जो प्रोटॉन है उसने दबा दिए चीजें, वो तो ऊपर चला गया। अब तुम्हें भी पता, कोई हल्का बंदा मैं तराजू में उस साइड सीसॉ वाली जो गेम होती है, और उस साइड हल्का वाला बिठाऊंगा और इस साइड हैवी वाला बैठ जाएगा, तो सिंपल सी बात उड़ा देगा उसको। तो यहाँ पर भी तो वही चीज हो रही है। इससे हमको ये पता चला कि यार जो प्रोटॉन है वो बहुत हैवी है। बात समझे, किसके मुकाबले हैवी है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं है, मास तो है, पर किसके मुकाबले कम है, प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियॉन के, ठीक है, या न्यूक्लियस बोल लो अब, या न्यूट्रॉन बोल लो। उसमें हमने ये चीज देखी। अब यहां पर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव, और मास क्या, निग्लिजिबल। ठीक है, यहां पर देखो चार्ज क्या, पॉजिटिव, और 2000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन से चार्ज है, इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा चार्ज है, मास है। क्लियर है बात, डन। चलो नेक्स्ट आ जाता है कौन, ये है हमारे जे थॉमसन जी। जे थॉमसन सबसे पहले इन्होंने ही बताया था एटम के बारे में। इन्होंने बोला कि जो एटम है वो कैसा होता है, तरबूज की तरह होता है, और तरबूज के ऊपर जो सीड लगा रखे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम की थ्योरी निकाली गई वो इस तरह की थी सर, कि सारा का सारा चार्ज जो है वो, एटम जो है वो पॉजिटिव है, लाल लाल ना, खरबूजा तो अंदर से पूरा लाल ही होता है, तो सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव है। अब उसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो उसके सीड है, मतलब वो इम्बेड किए हुए हैं, इम्बेड का मतलब चिपकाए हुए हैं, और वो थ्रू आउट द
खरबूजा होते हैं, ऐसा तो है नहीं है कि भाई ऊपर नहीं होंगे सर नीचे ही होते हैं सीड, वैसे नहीं है ना ऐसा कुछ भी, तो हर जगह हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रोटॉन को, और नेगेटिव चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है भाई, चलो अब ये कोबाल्ट ब्लू ऐसे लिखा हुआ है, इसको तो छोड़ो। थॉमसन मॉडल, ए पॉजिटिव स्फीयर विद एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन। तो थॉमसन का मॉडल क्या था कि एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एम्बेड किया गया है। क्या किया गया है, एम्बेड। एम्बेड मतलब चिपकाना। ठीक है, ओके। सो क्या बोला उन्होंने कि फिजिकली पॉसिबल है, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है। ठीक है, फिजिकली मतलब ऐसे अगर करना चाहें तो, कहता है यस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या सर, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ठीक है भाई, यस है करेक्ट। ठीक है, फिर बोलता नो इट वाज ए स्टैटिक मॉडल, ये एक तरह का स्टैटिक मॉडल है। स्टैटिक मॉडल मतलब ये इसमें क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, हमने तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसलिए क्या बोलता है ये स्टैटिक मॉडल है, सॉरी ये स्टैटिक मॉडल है दैट फेल टू एक्सप्लेन द फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स। जो बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको तो ये फेल कर गया, उनको तो ये प्रूव नहीं कर पाया, क्योंकि बाद में हमने देखा कि रुदरफोर्ड ने बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एटम के आसपास घूमते रहते हैं गोल गोल, लेकिन ये वाले तो नहीं घूम रहे भाई, ये तो एम्बेड है। तो यहाँ पर थॉमसन जो है वो फेल हो गए। अब मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई ये रिवीजन की तरह लेकर चलना क्लास, इसके अंदर मैं शायद वो लेकर नहीं आया हूँ तुम्हारे लिए भाई ये उन्होंने वो पोस्टुलेट दिए थे, ये उनके विड्रॉज हैं, वो नहीं, सिर्फ कहानी समझा रहा हूँ कि भाई थॉमसन जी ने क्या बोला था और वो कहाँ फेल हो गए, वो भी बता दिया मैंने तुम्हें। समझ आ गई ना मेरी बात, ठीक है, ओके फाइनली नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कौन आ गया भाई, कौन आ गया ये हाँ ये आ गया रुदरफोर्ड जी। कौन आया, रुदरफोर्ड। देखो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, उन्होंने भी एक टेस्ट किया ऐसे ही। यहाँ पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स लिए, क्या लिया बेटा, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने यहाँ पर गोल्ड की फॉइल पे मारे, किस पे, गोल्ड की फॉइल है ये। गोल्ड की फॉइल का मतलब क्या होता है कि गोल्ड की एक पतली सी शीट है ये, क्या है, गोल्ड की एक पतली सी शीट है। गोल्ड की शीट क्यों चुनी गई, बिकॉज गोल्ड इज ए मेटल विच आर गुड इन मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी का मतलब है जिसकी पीट पीट के शीट्स बनाई जा सकती हैं, पतली से पतली शीट्स बनाई जा सकती हैं, तो इसलिए हमने वही लेनी थी। अब आप लेट सपोज इमेजिन करो इसके अंदर कि हमने उतनी पतली शीट ली है कि उस पूरी की पूरी शीट के अंदर सिंगल सिंगल एटम है, एक एक एटम है, एटम के पीछे पीछे एटम नहीं है, तो इतनी पतली है। सोच के चलते हैं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि ऐसा सर हम कर सकते, नहीं है इतना पॉसिबल, क्योंकि एटम तो हम देख ही नहीं पाते हैं ना भाई। अब एटम देख ही नहीं पाते तो सिंगल सिंगल की लेयर कैसे लानी है, नहीं ला सकते ना। तो लेट सपोज आप ये मान के चलो कि हमने हमने एक शीट ली जो जो ऐसे थी, मान तो सकते हैं ना, मानना तो आसान है सर। ये चीज समझ आ रही है, ये गोल्ड की शीट, जैसे ये शीट है, ये मगर ऐसे रखी हुई है, मतलब इसका फेस इस तरफ है, इसलिए तुम्हें ये पतली सी दिख रही है। अब अगर मैं यहां से अल्फा पार्टिकल मारूं, अल्फा पार्टिकल इस एटम से भी छोटे हैं, अल्फा पार्टिकल इस एटम से भी छोटे हैं, समझ रहे मेरी बात। और वो अल्फा पार्टिकल जब एटम को टकराएंगे तो क्या वो एटम के बीच में से गुजर नहीं जाएंगे, होगा ना ऐसा ही। अब जो एटम जो अल्फा पार्टिकल हैं वो एटम से अगर छोटे हैं सर, वो तो सर एटम के भी बीच में से निकल जाएंगे फिर, क्योंकि वो तो छोटे हैं, बात समझे। लेकिन अल्फा पार्टिकल का सर चार्ज कौन सा होता है, चार्ज कौन सा होता है सर, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहां पे तुम दिख रहा होगा, हाँ भाई रुक जाओ, यहां से जब जा रहे हैं पार्टिकल्स तो वो इसको टकराए नहीं, टकराए थोड़ी ना, वो तो बीच में चले गए। अब के सारे थोड़ी ना गए होंगे, क्या बीच में न्यूक्लियस भी है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है ना, जो कि एटम पूरे एटम से छोटे ही हैं। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा होगा कि जो ये लाइट पार चली गई, ये जो लाइट पार चली गई, जो ब्लू वाली लाइट जो आपको पार दिख रही है, ये वो लाइट है सर जिसने एटम को पार कर दिया। तो इसलिए वो जो गोल्ड की फॉइल में से भी बाहर निकल के चले गए एटम्स। अच्छा सर ठीक है, ये तो हमने समझ ली बात, लेकिन ये जो बैंड कर रहा है चीजें, ये क्या चीजें हैं, ये तो कोई पूरा का पूरा वापस आ गया। अगर कोई बॉल, लेट सपोज
अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहाँ पर भी कोई, यहाँ न्यूक्लियस खड़ा है, अगर ये यहाँ से निकला तो ये पार कर जाएगा, है ना। लेकिन अगर ये यहीं पे टकराया सीधा इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बीच में अगर टकराया तो क्या ये वापस आएगा? तो क्या ये वापस जाएगा? लेकिन लेट सपोज अगर ये आया और ये साइड में टकराया तो ये बैंड नहीं होगा क्या? लेकिन क्या ये वापस आ रहा है कि आगे ही जा रहा है? आगे ही जा रहा है ना, तो आगे ही तो जा रहा है, ये बैंड ही तो कर रहा है, ये आगे ही तो जा रहा है। आई बात समझ? तो आपको रुदरफोर्ड जी ने तो यही बताया कि भाई पुडिंग मॉडल मॉडल नहीं है, एम्बेड नहीं है वहां पर ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जगह पॉजिटिव है। वहां पर सिर्फ पूरे एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो सेंटर में है, वो जो पॉजिटिव है, बाकी सारा एटम खाली है। रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि सारा का सारा एटम क्या है? खाली है। तो सारा का सारा एटम खाली है भाई, यहां पर हमको पता चल गया। तो रुदरफोर्ड जी ने ये एक टर्निंग पॉइंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रुदरफोर्ड जी। ठीक है, दैट ब्रोक द पुडिंग मॉडल। पुडिंग मॉडल कौन सा? वही जो पीछे हमने किया। ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई? मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू द एटम, द एटम इज मोस्टली एम्प्टी, बताया ना मैंने तुम्हें अभी। ठीक है, सम डिफ्लेक्ट्स, कुछ क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए टकरा के, है ना। सम डिफ्लेक्ट, पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब कि सर पूरे एटम में हर जगह पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, जो आपने पीछे बताया, सिर्फ एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे ज्यादा है। बात आ रही है समझ मेरी? ठीक है। 1 in 12,000 रीबाउंड कंप्लीटली। 12,000 पार्टिकल मारने के बाद एक पार्टिकल जो था वो सेंटर में पूरा टकरा के वापिस आ रहा था। अब ये जरूरी नहीं है सर 12,000 उसने गिने, नहीं, ये कोई वो नहीं लिखना हमने कि 12,000 ही मारे थे उसने। हमें बस ये बताना है कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल मारने के बाद कुछ 10th पार्टिकल जो हैं वो सेंटर में टकरा रहे थे, बाकी सेंटर में नहीं टकरा रहे थे। अब मुझे भी पता है कि यार अगर मैं सामने कोई ऐसे खाली सा चक्रा लगा दूं और हर बार मारने की कोशिश करूं, सेंटर में लगेगा क्या? नहीं लगेगा यार, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो यही तो चीज है सारी की सारी। अब ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ए, देखो 15-inch शेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू। कह रहा कि अगर आप कोई गोली मारते हो, एग्जांपल 15 इंच की, एग्जांपल वही बोल रहा है, इफ यू फायर ए 15-inch शेल एट ए पीस ऑफ ए टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर पे मारी आपने एग्जांपल, और टिश्यू पेपर में वो ऐसी जगह पे लगी है टकरा के वापस तुम्हें मार दी। अब बात हुई, टिश्यू पेपर में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। लेट सपोज कि अब मैंने 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 क्या किया, देखना देखना, ये लेट सपोज मैंने एक टारगेट रखा अपना, टारगेट, और ये टारगेट अगला मैं ऐसे रख रहा हूँ, इससे अगला टारगेट मैं ये रख रहा हूँ, इससे अगला टारगेट मैं ये रख रहा हूँ, ये सेंटर में। ठीक है, अब मैं ये जो व्हाइट वाला पार्ट है वो सारा खाली है, जो रेड वाला पार्ट है वो टारगेट है। अगर मैं दूर से इसको निशाना मारूंगा एरो के साथ, एरो एंड बो के साथ, तो क्या गारंटी है कि बीच में टकराएगा? बहुत कम गारंटी है, अर्जुन तो है नहीं सारे के सारे, सिंपल सी बात है। लेट सपोज कि अगर मैं गन से चला रहा हूं, तो गन तुम्हें पता है कि जो उसकी बुलेट होती है वो बुलेट लोहे की होती है, वो टकरा के कभी ऐसा तो नहीं उसको फाड़ के जाएगी। मान के चलते हैं कि अगर जैसे हमारे पास वो टेनिस की बॉल होती है, अगर तो अगर मैं मारता और ये स्टेबल होता और यहाँ पे अगर बिल्कुल सेंटर में टकराती, तो क्या वो बॉल वापस मेरे पास आती कि नहीं आती? आती ना। लेकिन अगर वो बीच में से निकलती तो वो पार चले जाती सर, ऐसे ही होता। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी वो चीज यही बता रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने ये एक कोटेशन लिखी है, ये कोई आंसर नहीं है आपका, ये कोटेशन है जो किसने दी थी? रुद्रफोर्ड ने। बात समझ आई? आगे बढ़े। अबे कुछ मिसिंग हो गया है, चलो कोई बात नहीं, वो चीज समझ आ गई ना। फिर उसके बाद कौन आया भाई? नील बोर। कौन आया? नील बोर जी आए। नील बोर जी क्या बोल रहे हैं? द फैटल लॉ, ये जो लॉ उन्होंने पीछे निकाला, जो उन्होंने पीछे लॉ बताया, वो लॉ तो इनस्टेबल निकला। इनस्टेबल का निकलेगा मतलब सर, मेरी बात समझो। अगर एक, देखना बेटा, देखना देखना देखना, अगर ये कोई एक रेस का कोर्ट है, अगर बंदे ने यहां से यहां दौड़ना है, लेट सपोज यहां से उसने स्टार्ट किया दौड़ना और यहां उसको वापस आना है,
सर एटम तो आप कह रहे हो कि वो तो रिवॉल्व करते रह रहे हैं पास पास पास, रुदरफोर्ड ने बताया था ये अपने पोस्टुलेट्स के अंदर, ठीक है, आपको मैंने नोट्स दिए हुए वहां से करना। अगर वो ऐसे ऐसे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मूव कर, अभी अगर कोई इंसान सर अगर दौड़ता रहेगा उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी क्या? एनर्जी रेडिएट करेगा। तो यहां पर भी उन्होंने बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एटम के आसपास 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 अगर भाग रहा है तो अपने अंदर से क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। सर अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा, लेट सपोज अगर वो एनर्जी रिलीज करेगा, जैसे मान लेते हैं भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा, थकने के बाद वो क्या होगा? बीच में गिर जाएगा। थकने के बाद वो क्या करेगा? अच्छा सर बीच में ही क्यों गिरेगा? सर आपने ये क्यों नहीं बोला कि बाहर गिर जाएगा? क्योंकि बेटा ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसा है? अगर ये थक जाएगा तो पॉजिटिव की तरफ ही तो गिरेगा, अंदर थोड़ी ना, बाहर थोड़ी ना गिर जाएगा। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी रेडिएट कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो जब अगर एनर्जी रेडिएट करता जा रहा है करता जा रहा है, थक गया, तो ये आपस में कोलैप्स नहीं कर जाएगा, तो मैटर क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। बात समझे? सो फिजिक्स क्या बोलती है? तो एनी चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर या सर्कल अंडरगोज एक्सेलरेशन, किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ अगर वो भाग रहा है, कौन? इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल, वो भी कौन सा? चार्ज पार्टिकल। कौन सा? सो एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। अगर कोई चीज एक्सेलरेशन से भाग रही है तो वो अपने अंदर से क्या रिलीज कर रही होगी? एनर्जी रिलीज कर रही होगी। सो लॉस ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी खत्म हो गई, मींस द इलेक्ट्रॉन शैडो बोल रहा हूं सॉरी, द इलेक्ट्रॉन शुड स्लो डाउन, स्लो हो जाएगा, एंड स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस। और कहां कहां घुस जाएगा? न्यूक्लियस में। बात समझ आई कि नहीं? कंक्लूजन क्या निकला कि सिंस मैटर इज स्टेबल दिस मॉडल इज इनकम्प्लीट। कंक्लूजन ये निकला कि यार ये जो उन्होंने बताया वो मॉडल तो सही था, पर उसका कंक्लूजन प्रॉपर नहीं निकल पाया था अभी। समझे? अभी उसका क्या नहीं निकल पाया था? कंक्लूजन। मॉडल अभी इनकम्प्लीट था, पूरा नहीं बता पाए। अब रुदरफोर्ड जी ने ये सारी कहानी बता दी थी। नील बोर ने बोला, ये बोल रहा भैया चचा अगर ऐसा हो रहा है, अगर वो कोई चीज भागती रहेगी वो तो बीच में गिर के मर जाएगी, उसको ठीक कैसे करना है? फिर तो सारे एटम खत्म हो जाएंगे टाइम के बाद। जो तुमने थ्योरी बताई है वो कैसे स्टेबल है ये बताओ। रुदरफोर्ड नहीं बता पाए। वो किसने बताई फिर? नील बोर जी ने। और जिसको हम बोलते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि गिरेगा, कह रहा कि वो अपना उसका एक रास्ता है, वो उसी के ऊपर चलता रहेगा पूरी जिंदगी, अंटिल आप उसको कोई एनर्जी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे या फिर उससे एनर्जी छीन नहीं रहे। अगर ऐसा कर रहे हो आप लोग तो वो जंप करके ऊपर या नीचे आ सकता है शेल के अंदर। ठीक है, चलो वो बाद की बात है। यहां तक समझ आ गई? नेक्स्ट आ गया बोर जी। बोर जी ने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन के अपने अपने शेल्स हैं, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में चुपचाप मूव करते रहते हैं। बात क्लियर हुई? तो बोर जी ने क्या बोला, कब दी थी ये? 1913 इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कि पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट मतलब एक उनका पर्टिकुलर एक ऑर्बिट है जहां फिर शेल है जिसके अंदर वो घूमते रहेंगे। वाइल इन दीज शेल्स, अगर हम इन्हीं शेल्स की बात करें, सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। अगर अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर शेल में मूव कर रहा होगा तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। किसने बोला? बोर जी ने। समझ आई? तो रिजल्ट क्या हुआ? एटम इज, वहां पे उन्होंने क्या एटम मॉडल गलत दिया था? नहीं, मॉडल तो सही दिया था, बस वो इनकम्प्लीट था। बोर जी ने कंप्लीट कर दिया। बात क्लियर है? ठीक है। अब ये जो शेल्स हैं, ये के एल एम एन, ये तो चलो खैर हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, अभी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर ये आ गया फाइनल पीस जो है न्यूट्रॉन। क्योंकि देखो सबकी स्टडी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिया था, प्रोटॉन ढूंढ लिया था, पीछे क्या बचा था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में पता क्यों नहीं कर पा रहे थे? पता है क्योंकि उसके ऊपर चार्ज ही नहीं था। अगर चार्ज देखो ना, चार्ज होता, मैं मेरी बात, यहां से मैं नेगेटिव चार्ज भेज रहा हूं, यहां मैं पॉजिटिव रखा है, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव इधर जाएगा ना, जाएगा ना। अगर मैं यहां से पॉजिटिव भेज रहा हूं और यहां नेगेटिव प्लेट लगा रहा हूं तो वो यहां जाएगा ना, जाएगा। न्यूट्रॉन कहां जाएगा? वो तो है ही नहीं, चार्ज ही नहीं उस पर, तो इसलिए उसको फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा था। बात समझ रहे हो ना मेरी? तो यहां पर भी वही बोल रहा है कि डिस्कवर किसने किया फिर? ये जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन के बारे में पहली बार। अब यहां पर इनके चार्जेस बता रखे हैं, ये देख लो।
न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। इसके मास को निग्लिजिबल मानते हैं और इसके मास को 1 U मानते हैं, एटॉमिक यूनिट। ठीक है, कितना होता है सर? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अच्छा सर, ये किसका चार्ज बताया आपने? प्रोटॉन का। तो न्यूट्रॉन का क्या होता है सर? न्यूट्रॉन का भी यही होता है। बहुत सिमिलर चार्ज है इनका, बहुत सिमिलर। ठीक है, बहुत थोड़ा फर्क होगा। ऐसे होगा 1.665 होगा, उसमें क्या पता 1.664 हो, पर सिमिलर ही। ठीक है, ओके। लोकेशन, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं और ये कहाँ पाया जाता है? शेल। वेरी। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर ये जो है ये एटॉमिक मास डिसाइड करता है? एटॉमिक मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से तो बनता है, समझे मेरी बात? कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ पर ये मैं तुम्हें स्ट्रक्चर छोटा सा ये देखने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे आ जाते हैं द ऑनर्स मैनुअल फिलिंग द शेल्स, कि भाई ये जो शेल जो फिल करिए गए वो कैसे किए गए। तो बोर जी ने एक बंदे के साथ मिलकर, ब्यूरी उनका नाम था, उनके साथ मिलकर कुछ रूल्स निकाले कि भाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे फिल हुए होंगे। ठीक है, कैसे कैसे फिल हुए होंगे। देखो अब वो मैंने तुम्हें बता दिया कि किस फॉर्मूले से भरा जाता है, 2n²। याद है, पहले भी पढ़ा था हमने। ठीक है, अब 2n² का मतलब के शेल कौन सी होती है? 1 वाली फर्स्ट शेल होती है। अगर फर्स्ट शेल सर के होती है तो 2n का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2। सर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, जो कि हमने यहाँ लिखे हुए हैं। सर इसमें 8 कैसे आ रहे हैं ये बता दो। 2 का स्क्वायर, सो 2 इंटू 4, 4 इंटू 8, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? यहाँ 18 क्यों आ रहे हैं? 2 3, अरे 2 इंटू 9 इक्वल टू, बात समझ रहे हो? कोई डाउट है क्या? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई डाउट होना चाहिए तुम लोगों को। चलो फिर आउटर लिमिट क्या बोली? पहला रूल तो ये हो गया कि भाई कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। आउटर लिमिट, द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, कि जो बाहर वाली शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं कैरी कर सकती। मैंने तुम्हें यही तो पढ़ाया है, 2 8 8 भरे जाते हैं, ये तो पढ़ा है हमने। तो इसने भी यही बोला कि हमने क्या करना है कि बाहर वाली शेल की एक लिमिट रखो, कितनी? 8 इलेक्ट्रॉन की, वो उससे ज्यादा ना भरे। थर्ड, स्टेप वाइज फिलिंग करो। पहले किसको भरो? इनर शेल को। क्या लिखा है? इनर शेल मस्ट फिल बिफोर आउटर वंस। ये 3 तरीके अगर आपको आ गए तो आप किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। क्लियर है? चलो ये आपको दिखा दिया है। यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है सर? हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में कितने, लिथियम, बात समझे? अब यहाँ पर क्या, ये क्यों डायग्राम बनाई मैंने? क्योंकि हमें पता है कि अंदर वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम आ सकते हैं, तो मैंने भर दिए। तीसरी वाली में तीसरा आ ही नहीं सकता, तो वो बाहर वाली में भरेगा। और बाहर वाली में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 8। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 8। क्या 8 से ज्यादा भर सकते हैं? नहीं भर सकते, वो तीसरी में चला जाएगा। चलो वैलेंस, द केमिस्ट्री ऑफ कनेक्शन। अब आपस में कैसे वो कनेक्टेड है। ठीक है, सो बैलेंस कैसे करते हैं? बाय एटम रिएक्ट द क्वेस्ट फॉर ए फुल ऑक्टेट। कह रहा है कि एटम जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं। वो कैसे रिएक्ट करते हैं? हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और लेते हैं, तभी वो रिएक्शन होती है आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कौन है? ये सोडियम। कौन है ये सोडियम है। सोडियम का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होगा थर्ड शेल में, थर्ड शेल में क्यों होगा सर? क्योंकि ये होती है के शेल, ये होती है एल और ये एम। एम शेल का ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा, जो जगह ये लूज कर रहा है। और यहां पर देखो क्लोरीन की के एल और एम, इसको कितने चाहिए? एक ही चाहिए, तो एक ही गेन करेगा ये। बात समझे? आपको मैंने एक चीज और भी बताई थी कि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को लूज या फिर गेन करने में। बात समझ रहे हो ना? तो अगर दोनों में सेम एनर्जी लगती है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो ये देखेंगे कि भाई कहां पर हमको कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं, वो मैंने नीचे लिखा हुआ, डोंट वरी। सो वैलेंस इज ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब देखो इफ 1 और 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स, कितने? अगर बाहर वाली शेल के अंदर 1 से लेकर 4 आउटर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर होंगे 4 तक। अगर मान के लो किसी कोई हमारे पास ऑर्बिट है बाहर वाली, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, या 3 है या 2 है या 1 है, 5 की बात नहीं कर रहा हूं, 4 तक की, तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लूज देम, 4 इलेक्ट्रॉन तक लूज किए जा सकते हैं, 5 में लूज नहीं करेंगे। अगर 5 से 7 है, 8 माइनस, क्या लिखा, 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अब हम क्या करेंगे, गैप को फिल करेंगे। अगर बाहर वाली इलेक्ट्रॉन के, बाहर वाली ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमको 8 कंप्लीट करने हैं, बस फिल करना है उस गैप को। अब ये नहीं कि उसको खत्म करना है, खाली करना है, खाली नहीं करना। बात समझे ना यहाँ तक? ठीक है। सो अगर नेक्स्ट की बात करें, ये कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ये क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है उसका मास नंबर। मास नंबर किससे बनता है, मैंने अभी बताया था आपको, बात समझे। मास नंबर को ए लिखते हैं और इसको जेड लिखते हैं, बेटा याद रखना। एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन से बनता है, किससे, एटॉमिक नंबर सिर्फ प्रोटॉन से बनता है। अच्छा सर, न्यूट्रॉन निकालने हो तो वो कैसे निकलेंगे फिर, न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे मेरी जान, ए माइनस जेड करेंगे तो आ जाएगा, ए माइनस जेड करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा सर, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है ए, है ना ए, और ये क्या है जेड। तो सर अगर मैं यहां पर 14 माइनस 7 करूं तो 7 न्यूट्रॉन है सर हमारे पास, मतलब नाइट्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन है, आई बात समझ, कोई डाउट है क्या। एटॉमिक नंबर द फिंगरप्रिंट डिफाइंस द एलिमेंट कार्बन इज ऑलवेज 6। क्या कह रहा है कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक तरह का फिंगरप्रिंट होता है। मतलब सर हर एक इंसान जो है उसका फिंगरप्रिंट अलग है, तो एटम को अगर हमें पहचानना है तो उसका फिंगरप्रिंट अलग देखना पड़ेगा ना भाई, इसका भी आधार कार्ड बना हुआ होगा कोई। तो वैसे ही एटॉमिक नंबर क्या है, एक तरह का फिंगरप्रिंट है एटम्स का, जो कि सबका डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर कभी किसी का सेम नहीं होगा। सो डिफाइंस द एलिमेंट कार्बन इज ऑलवेज 6। जैसे ही डिफाइन कर रहा है कि अगर कार्बन अगर हम लेते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। नाइट्रोजन का कितना है, 7। अलग अलग है, ठीक है। मास नंबर को हम क्या बोलेंगे, वेट, कि भाई एटॉमिक नंबर जो एटम है उसका मास नंबर कितना है, मास नंबर मतलब उसका वेट कितना है, समझे ना। सो डिफाइंस द आइसोटोप्स कैन वेरी। हाँ ये कह रहा है कि आइसोटोप जो होते हैं वो वेरी हो सकते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होता है पढ़ेंगे आगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो यहां आ गया आइसोटोप्स। आइसोटोप का मतलब क्या होता है बेटा, वेरिएशन। वेरिएशन किसमें, सेम एलिमेंट होगा, एलिमेंट सेम होंगे पर क्या डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा। एग्जांपल कौन है ये सारा कौन है, ये हाइड्रोजन। कौन है ये सारे के सारे, हाइड्रोजन। अब तुम यहाँ पे तुम ये देखो, तुम ये चीज देखो, ये क्या है, ये है प्रोटॉन, क्या है, प्रोटॉन। कौन है ये, प्रोटॉन, मतलब इसको मैं पी पॉजिटिव बोल सकता हूँ। और ये क्या है, ये है प्रोटॉन, और ये है न्यूट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। तो मतलब सर जो हम हाइड्रोजन पढ़ते हैं अभी तक वो ये है, वो कौन है, ये है, जिसको हमने क्या बोला, प्रोटियम। हम क्या पढ़ते हैं जो, वो है प्रोटियम, जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, मास नंबर भी 1, तो हम ये पढ़ते हैं। लेकिन उसकी 2 फॉर्म और पाई जाती हैं हाइड्रोजन की ही। उसका दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम और तीसरे का होता है ट्रिटियम, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है कि सर इसमें ना न्यूट्रॉन नहीं होता, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन होता है, दिख रहा है ना। और इसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं सर, एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। बात आ रही है समझ, ये फर्क है तीनों में, लिखा हुआ तुम पढ़ सकते हो। एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। एटॉमिक नंबर सेम होना दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। मास नंबर डिफरेंट कर दो कैसे, खुद तो नहीं कर सकते। अब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ये वाला पाया जाता है, 99% के आसपास मान लो ऐसे, लेट्स सपोज, और 1% वो दोनों पाए जाते हैं, और वो बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए उनकी स्टडी कम की जाती है और इनकी ज्यादा की जाती है। क्लियर। चलो अब क्लोरीन पजल। क्लोरीन पजल का मतलब क्या है कि कह रहा है कि वाई क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 यूनिफाइड मास है। 35.5 क्या होता है सर, 35.5 क्या चीज होती है। अगर हम क्लोरीन के मास की बात कर रहे हैं तो 35 होना चाहिए था या 36 होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी है कि सर उसमें से हमने एक प्रोटीन को, प्रोटीन बोल रहा हूँ, प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को आधा रखा हुआ काट के, तो नहीं होगा, होंगे तो वो पूरे के पूरे ही, है ना। तो इसके लिए कंसेप्ट आया दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या आया, एटॉमिक मास। अच्छा सर ये क्या चीज होती है, ये चीज ये होती है, देखना देखना देखना, इसको मैं क्या रैम बोल सकता हूँ, रैम।
कह रहा है कि सर दुनिया के अंदर ये वाला जो है ये 25% पाया जाता है क्लोरीन। कौन सा वाला? ये वाला। ये दोनों क्या आइसोटोप्स हैं। मास नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर सेम है 17। एटॉमिक नंबर कितना? मास नंबर 2 तरह के, एक में मास नंबर 35 है, एक में 37। अब वो बोल रहा है कि ये कैसे निकलेगा। लेट्स सपोज कि ये जो 75 वाला है, 35 जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी एटॉमिक मास कितना, मास नंबर कितना 35, 35 इंटू कितना परसेंट है ये 75 को 0.75 लिख सकता हूँ, परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100 प्लस इसको देखो कितना 37 इंटू कितना 0.25 सर। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके सॉल्व करूं तो वैल्यू आती है सर 35.5 यू। इसीलिए क्लोरीन का हम एटॉमिक मास जो लेते हैं वो कितना लेते हैं 35.5 यू लेते हैं। बात समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब ये वो बोल रहा है कि ये आइसोटोप्स कहाँ यूज होते हैं। आइसोटोप का क्या यूज है? यूरेनियम का बेटा जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, यूरेनियम की बात कर रहा हूँ। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है वो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, कोबाल्ट का। ठीक है, ओके। और आयोडीन का यूज होता है गाइटर में। अच्छा, गाइटर क्या होता है? एक बीमारी होती है गले के अंदर हो जाती है, वो ऐसे गला फूल जाता है। अगर आयोडीन की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। हाँ, वो ऐसे मोटा सा, तुझे भी आयोडीन की कमी होगी। डॉक्टर नमक बोलते हैं खाने के लिए, आयोडीन वाला नमक। ठीक है, तो यहाँ पर आयोडीन के आइसोटोप्स यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर है मेरी बात? समझ आ गई यहाँ तक? चलो, फिर क्या है आइसोबार। अब आइसोबार का मतलब क्या? देखो मास सेम है सर, एटम डिफरेंट डिफरेंट ले लो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट लेकिन मास नंबर सेम। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिख रहा है तुम्हें? कौन है ये? कैल्शियम। कितना होता है सर इसका? 20। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? सॉरी, मास नंबर कितना होता है इसका? मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 20। ये लिखा तो है, मैं क्या लिख रहा हूँ? मास नंबर इसका कितना होता है? 20। और इसका मास नंबर कितना होता है? सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है 18। अच्छा सर, इसके अगर मास की बात करें, मास की ए वो होता है 40, और इसके मास की वो भी होता है 40। इसीलिए तो सर तराजू बराबर है, इसीलिए तो ये तराजू बराबर है। मास नंबर कितना? बात समझे अब? सो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दैट हैपेंस टू हैव द सेम मास। क्या होता है उनका? सेम मास होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सर उनके पास ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐसे होंगे तो 40 आएगा, और आर्गन के पास 18 प्रोटॉन होते हैं और 22 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए वो क्या होगा 40 40 होगा ऑर्गन का मास नंबर। समझे? अच्छा सर, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या हमने नहीं पढ़े अभी? देखो कहीं पढ़े ना अभी हमने, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। क्या हमने यहाँ नहीं पढ़े? क्या यहाँ पर एक भी न्यूट्रॉन नहीं था? यहाँ एक था, वहां पर दो थे। क्या डिफरेंट नहीं हो सकते? हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर बात क्लियर होगी। क्लियर है? होता है जैसे जैसे आइसोटोप्स में होता है, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। आइसोटोप्स में केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि हाइड्रोजन ही थे सारे के सारे, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, टोटली डिफरेंट। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब ये कि सर ये अलग एलिमेंट है, ये कैल्शियम है और ये आर्गन है। ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस थोड़ी ना, ये तो कैल्शियम है, ये मेटल है, वो तो गैस है। केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी। आइसोबार्स के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं। बात समझे? क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये आगे समरी। समरी मतलब चैप्टर खत्म हो गया, और क्या है इसमें? उसमें कुछ है ही नहीं। और तो अब बोले ये सबसे पहले किसका मॉडल आया? थॉमसन का। बात समझ आ रही है? देख के जो हमने पीछे पढ़ा वही आ रहा है। उसके बाद रुदरफोर्ड का आया, पता चल रहा है। रुदरफोर्ड के बाद उसने क्या बोला? देखो रुदरफोर्ड ने बोला था कि एक न्यूक्लियस है जो हैवी है नीचे बीच में सेंटर में। फिर बोर ने क्या बोला कि नहीं यार, ऑर्बिट है उनके पास जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं स्टेबिलिटी की वजह से, तो यहां पर स्टेबिलिटी आई एटम के पास। यहां तो हमें पता चला कि एटम है, यहां पता चला कि एटम कैसा है, और यहां पता चला एटम स्टेबल है। समझे मेरी बात? और ये क्या है सर? ये चैडविक ने लास्ट में बताया कि भाई न्यूट्रॉन नाम की कोई चीज है उसके अंदर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मत खेलो, न्यूट्रॉन भी है जिसका कोई चार्ज नहीं है।
समझ गए ना अब? सो द एटम स्टेबल, क्या बोल रहा है एटम क्या है? स्टेबल न्यूट्रल सिस्टम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन गवर्न्ड बाय डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, जो कि अपने अपने एनर्जी लेवल्स पे काम करता रहता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गई तुम्हारी रिवीजन। चलो बस, और कुछ भी नहीं है इसमें।